हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं को, जिसमें हम लोगों ने धमनी और शिराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय को। तो देखिए, मानव हृदय वास्तव में एक संकुचनशील अंग है जिसका काम है पूरे शरीर में फैली हुई रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड को यानी रक्त को या रुधिर को पंप करना। क्लियर? और उसके फलस्वरूप क्या होता है? उसके फलस्वरूप ब्लड यानी रक्त और उसमें घुले हुए पदार्थ शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक, यानी कि उनको हृदय ही पंप करता है। किनकी सहायता से पंप करता है? ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी सहायता से, है ना, जो पूरे शरीर में बिछी हुई हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय को। ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय एक संकुचनशील अंग है जिसका काम है ब्लड को पंप करना, यानी रक्त वाहिकाओं की सहायता से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना ही मानव हृदय का काम है। अभी वही हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर? और ये उसकी संरचना है। तो इससे पहले इसकी संरचना को डिस्कस करें, हम पहले ये जान लें कि इसका लोकेशन क्या होता है, यानी मानव शरीर में जो ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय वो पाया कहां जाता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। जो थोरैसिक कैविटी होता है ना, जो वक्षीय गुहा होती है, उसी के अंदर जो दोनों फेफड़े होते हैं, उन्हीं दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है ये मानव हृदय। कहां स्थित होता है? जो थोरैसिक कैविटी है यानी वक्षीय गुहा, उसके अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। क्लियर? इस पॉइंट को आप लोग इस फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। हाँ, ये फिगर, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों फेफड़े हैं, उसके बीच में जो मानव हृदय है वो थोड़ा सा बाईं तरफ दिख रहा है। क्लियर? अब क्या है कि इसकी संरचना को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसकी संरचना में आप लोग बहुत ही सिंपली बाहर की तरफ क्या देख सकते हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं ये पतली सी भित्ति या झिल्ली नुमा एक संरचना दिख रही है। ये जो चारों तरफ है ना, चारों तरफ एक पतली सी भित्ति या झिल्ली नुमा संरचना जो दिख रही है, उसी को कहते हैं पेरिकार्डियम या हृदयावरण। ठीक, पेरिकार्डियम या हृदयावरण। तो सीधा सा क्या कह सकते हैं कि मानव हृदय चारों तरफ से एक भित्ति से, एक पतली भित्ति से या झिल्ली नुमा आवरण से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं। और इस पेरिकार्डियम या हृदयावरण का काम क्या होता है? ये ह्यूमन हार्ट को घर्षण से बचाता है, यानी कि बाहरी जो संरचनाएं है ना, उनसे ये इसका घर्षण ना हो, इसी घर्षण से इसको बचाता है। यानी कि सीधा सा कह सकते हैं बाहरी आघातों से कुछ हद तक रक्षा करता है इस ह्यूमन हार्ट का। क्या है? पेरिकार्डियम या हृदयावरण। क्लियर? अब जब हम इसके अंदर आते हैं, ये हृदयावरण के हम लोग अंदर आते हैं, तो हम लोग बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है ना, मानव हृदय, वो 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। 4 चैम्बर या 4 कोशों में बटा हुआ होता है। वो देख सकते हैं आप लोग, एक चैम्बर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, 1 2 3 4। ठीक, यानी सिंपल सा कि जो मानव हृदय है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, जिनमें से जो ऊपर के दोनों चैम्बर होते हैं, जो ऊपर के दोनों चैम्बर यानी ये दोनों जो चैम्बर है ना, इन्हें एट्रियम या अलिंद कहते हैं। जो ऊपर के दोनों चैम्बर हैं या कोश हैं, उनको एट्रियम या अलिंद कहते हैं। और जो नीचे के दोनों चैम्बर हैं उन्हें वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। क्लियर? अब क्या है कि जो दोनों ऊपर के चैम्बर हैं यानी दो अलिंद जो हैं, उन दोनों अलिंदों में से जो दाहिना चैम्बर है, जो दाया चैम्बर है ना, दाया कोश, उसे कहते हैं राइट एट्रियम या दाया अलिंद। और उसी अलिंद में से जो बाया चैम्बर है ना, यानी कि जो बाया कोश है, उसे कह देंगे लेफ्ट एट्रियम या बाया अलिंद। बहुत ही सिंपल सा है कि जो दोनों अलिंद हैं ऊपर के, उसमें जो दाहिना वाला है उसे कह देंगे दाया अलिंद, जो बाया वाला है उसे कह देंगे बाया अलिंद। ठीक, इंग्लिश क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? ठीक ऐसे ही जो नीचे के दोनों कोश हैं या चैम्बर है वो क्या है? निलय है। तो जो दोनों ये निलय हैं, इनमें से भी जो दाया चैम्बर है यानी कि जो दाहिने तरफ जो चैम्बर है, उसे क्या कह देंगे? राइट वेंट्रिकल या दाया निलय। और
जो बायां चैम्बर है उसे कह देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय। बहुत ही सिंपल सा, नीचे के दोनों क्या है, निलय ही है। तो दायां वाला जो है वो दायां निलय हो जाएगा और बायां वाला जो है वो बायां निलय हो जाएगा। इंग्लिश क्या हो जाएगा क्रमशः, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है कि जो दाहिना अलिंद है और दाहिना निलय, इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है, और जो बायां अलिंद है और बायां निलय उसके भी बीच में एक छिद्र पाया जाता है। ठीक, यानी कि सीधा सा कह सकते हैं दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक छिद्र पाया जाता है और बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक छिद्र पाया जाता है। अब क्या है कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में जो छिद्र पाया जाता है उस पर एक कपाट यानी एक वाल्व होता है, जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जो वाल्व दिख रहा है ना, ये जो वाल्व है ऐसे दिख रहा है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट। यानी कि सीधा सा क्या कह सकते हैं कि जो दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में जो छिद्र होता है उस पर ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। अभी इन कपाटों का काम क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ऐसे ही जब आते हैं हम लोग यहां इस छिद्र में, जो कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में पाया जाता है, तो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में जो छिद्र पाया जाता है उस पर भी एक कपाट होता है। ये जो कपाट दिख रहा है ना, कपाट मतलब वाल्व, वो कैसा कपाट होता है, वो होता है बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलनी कपाट, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक, यानी कि जो इस छिद्र के ऊपर यानी दायां अलिंद और दाएं निलय के जो बीच छिद्र है उसके ऊपर क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो छिद्र है उसके ऊपर बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलनी कपाट या मिट्रल वाल्व पाया जाता है। ठीक, अब इन वाल्व का काम क्या होता है, ये जो कपाट या वाल्व होते हैं इनका काम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि ये ढक्कन नुमा आकृतियां होती हैं, संरचनाएं होती हैं, और ये रक्त के यानी रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकती हैं। यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कि ये वाल्व क्या करते हैं कि अलिंद से निलय में तो ब्लड को आने देते हैं, लेकिन निलय से अलिंद में वापस नहीं जाने देते हैं। वाल्व का एक ही काम होता है कि एक ही तरफ से रास्ता खोलता है, दूसरे तरफ से उसको बंद कर देता है। ठीक, तो ये वाल्व जो दोनों हैं जो कि इन छिद्रों पे पाए जा रहे हैं, ये करते क्या है कि अलिंद से निलय में तो ब्लड को आने देते हैं, लेकिन निलय से अलिंद में वापस ब्लड को नहीं जाने देते हैं। क्लियर, तो ये तो रहे 4 कोश या 4 चैम्बर किसके, ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस चैम्बर में कौन सी रक्त वाहिकाएं खुलती हैं या कौन सी रक्त वाहिकाएं किस चैम्बर से निकलती हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं यहां से दायां अलिंद से। तो देख सकते हैं कि ये दायां अलिंद है, ये चैम्बर राइट एट्रियम है, इसमें एक ये नलिका आगे खुल रही है और ये एक नलिका है जो पीछे से इसके आके यहां खुल रही है। देख सकते हैं ये पीछे से आकर के इसके यहां खुल रही है। ठीक, ये दोनों नलिकाएं खुल रही है किसमें, राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद में। तो हम सीधा सा क्या कह सकते हैं, इसका नाम क्या लिखा गया, सुपीरियर वेना कावा या उच्च महाशिरा। और ये जो नलिका है, ये जो नलिका, इसका नाम क्या लिखा गया है, इंफीरियर वेना कावा यानी निम्न महाशिरा। तो हम सीधा सा क्या कह सकते हैं कि दायां अलिंद या राइट एट्रियम में उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा आकर के खुलती हैं। ये दोनों रक्तवाहिकाएं कौन कौन सी हैं, उच्च महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कावा और निम्न महाशिरा यानी इंफीरियर वेना कावा कहां आकर के खुलती हैं, राइट एट्रियम में आकर के खुलती हैं। ठीक, अब देखिए उच्च और निम्न नाम क्यों दिया गया है। जो उच्च महाशिरा है ना, ये शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आता है, और निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके लाता है। वो हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी तो यहां पे थे कि कहां, राइट एट्रियम जो है यानी दायां अलिंद, वहां पे 2 रक्तवाहिकाएं आके खुलती हैं, कौन कौन सी, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा। ठीक, अब इधर आते हैं बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद या लेफ्ट एट्रियम में क्या क्या आगे खुल रही है वो देखिए। तो देखिए ये जो दोनों नलिकाएं, ये क्या है, ये बायां अलिंद है, इसमें कौन कौन सी, ये दोनों नलिकाएं आगे खुल रही हैं, है ना। तो ये दोनों नलिकाएं क्या है, पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसीय शिराएं। ठीक, और ये देखिए ये पीछे से भी 2 गई हैं, ये इसके पीछे से जाकर के ऐसे वापस यहां पे आके खुल रही हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बायां अलिंद है यानी कि लेफ्ट एट्रियम, उसमें पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुसीय शिराएं आकर के खुलती हैं। ठीक, ये दोनों चैम्बर हो गए, कौन कौन सी नलिकाएं खुलती हैं। अब आते हैं नीचे निलयों में। तो ये जो चैम्बर है ये क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। इसमें से देख रहे हैं कि ये नलिका निकल रही है बाहर, ठीक है ना। तो ये नलिका, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी।
तो हम क्या कह सकते हैं कि दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय धमनी बाहर निकलती है, और देख रहे हैं कि ये फुफ्फुसीय धमनी एक तरफ यहां इधर चली जा रही है और एक तरफ इधर चली जा रही है। यानी कि फुफ्फुसीय धमनी है तो कहां जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, तो इधर दोनों तरफ फैल के दोनों फेफड़ों में चली जाती है। तो ये एक नलिका खुलती है किसमें, ये इसमें राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय में, ठीक, खुलती है या इससे बाहर निकलती है। ठीक, अब बचता है ये चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। तो बाएं निलय में देख रहे हैं कि ये जो नलिका है ना, ये जो नलिका, ये इसके पीछे से होते हुए ऐसे घूम करके इसके पीछे से होते हुए यहां निकल रही है। ठीक, तो ये नलिका जो इसमें से निकल रही है इस चैम्बर से, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एवोर्टा यानी महाधमनी। तो सिंपल सा क्या कह सकते हैं, जो चौथा चैम्बर है जो कि क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय, उसमें से महाधमनी बाहर निकलती है, यानी किसी तरह से कह सकते हैं उसमें महाधमनी खुलती है। ठीक, तो ये तो हो गए कि किस चैम्बर में से कौन सी नलिका निकलती है, कौन सी नलिका आकर के खुलती है, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि ये दोनों जो नलिकाएं हैं, जो रक्तवाहिकाएं हैं, ये दोनों जो क्या है, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी। ये क्या है, फुफ्फुसीय धमनी, और ये जो निकल रही है ये क्या है, महाधमनी। इन दोनों के भी यहां छोर पे जहां से वो निकल रही है वहां देख रहे हैं एक वाल्व दिख रहा है। यहां भी इस नलिका के भी शुरुआत में एक वाल्व दिख रहा है, और ये जो वाहिका है ना, यह नलिका, उसके भी शुरुआत में एक वाल्व दिख रहा है, ये है ना, वाल्व यानी कपाट दिख रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी की जहां से निकलती हैं, ये निलय से होते हुए जहां से निकलती हैं, उसके शुरुआती जगह पे, यानी कि जहां से उनकी शुरुआत होती है वहां पर भी वाल्व पाए जाते हैं, यानी कपाट पाए जाते हैं। अब इन वाल्व का या कपाटों का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए जो फुफ्फुसीय धमनी के छोर पे यानी कि शुरुआती भाग में जो कपाट पाया जाएगा वो उसी के नाम से फुफ्फुसीय कपाट या पल्मोनरी वाल्व कह दिया जाता है। उसको क्या कह दिया जाता है, फुफ्फुसीय कपाट या पल्मोनरी वाल्व। तो ये जो कपाट है ना, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वाल्व। ये जो कपाट दिख रहा है ना, जो वाल्व ये अंदर की तरफ है ना दिख रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वाल्व या फुफ्फुसीय कपाट। इसी फुफ्फुसीय धमनी के नाम से रख दिया गया। ठीक वैसे ही जो महाधमनी के छोर पे या उसके शुरुआती भाग पे जो कपाट पाया जा रहा है ना, जो वाल्व, उसका नाम क्या रख देंगे, उसका नाम रख देंगे महाधमनी कपाट या एवोर्टिक वाल्व। तो इसका नाम क्या रख देंगे, ये जो कपाट है इसका नाम सीधा सा क्या हो जाएगा, महाधमनी कपाट। ये जो वाल्व है ना, ये हो जाएगा महाधमनी कपाट या एवोर्टिक वाल्व। ठीक, तो सीधा सा है कि जिस तरह से इन दोनों छिद्रों पे जो कपाट पाए जा रहे थे वाल्व, वो क्रमशः क्या थे, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, वैसे ही इन दोनों नलिकाओं के भी छोर पर यानी शुरुआती भाग पर भी कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, जिनका नाम क्रमशः क्या है, पल्मोनरी वाल्व यानी फुफ्फुसी कपाट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एवोर्टिक वाल्व यानी महाधमनी कपाट। ठीक, इनके नलिकाओं के नाम से ये नाम रख दिया गया है। क्लियर। अब देखिए क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो दाहिने तरफ के दोनों जो चैम्बर है ना, वो यानी कि अलिंद और निलय, इन दोनों के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, और बाएं तरफ के जो दोनों चैम्बर हैं यानी कि जो बायां अलिंद और बायां निलय है, उनके भी बीच में एक छिद्र पाया जाता है जो जिस पर वाल्व होते हैं। लेकिन दाहिने तरफ के दोनों जो चैम्बर हैं वो बाएं तरफ के दोनों चैम्बर से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, यानी कि दोनों जो दाहिने चैम्बर हैं और दोनों जो बाएं चैम्बर हैं उनके बीच में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें सेप्टम या पट्ट कहते हैं। और ये सेप्टम दिख रहा है, ये पतला सा झिल्ली नुमा संरचना जो है, और इस सेप्टम या पट्ट में कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता है, यानी कि ये जो दोनों दाहिने तरफ के चैम्बर हैं वो बिल्कुल ही पृथक होते हैं, सेपरेट होते हैं दोनों बाएं तरफ के चैम्बर से। क्लियर। तो ये तो रही मानव हृदय की संरचना। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो सिंपल सा है कि स्थिति कहां इसकी होती है, स्थित होता है ये दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। जो वक्षी गुहा है उसके अंदर जो दोनों फेफड़े हैं उन दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं तरफ स्थित होता है। संरचना की बात करें तो मानव हृदय बाहर से यानी कि मानव हृदय चारों तरफ से एक भित्ति नुमा आकृति या एक झिल्ली नुमा आकृति से घिरा हुआ होता है, आवरण होता है किसके ऊपर, इसका नाम है पेरिकार्डियम या हृदय आवरण। और ये पेरिकार्डियम इस ह्यूमन हार्ट को घर्षण से बचाता है, यानी बाहरी आघातों से कुछ हद तक रक्षा करता है। क्लियर। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो मानव हृदय है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है।
जो दोनों ऊपर के चैम्बर होते हैं उन्हें क्रमशः दायां अलिंद और बायां अलिंद कहते हैं। जो दोनों नीचे के चैम्बर होते हैं उन्हें क्रमशः दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। क्लियर? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक छिद्र उपस्थित होता है जिस पर ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी त्रिवल्नी कपाट होता है, और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक छिद्र उपस्थित होता है जिस पर बाइकस्पिड वॉल्व या द्विवल्नी कपाट पाया जाता है और उसी को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये कपाट अलिंद से निलय में तो ब्लड को आने देते हैं लेकिन निलय से वापस अलिंद में ब्लड को नहीं जाने देते हैं, यानी रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद बात करें कि कौन सी नलिकाएं किस चैम्बर में खुलती हैं, तो सीधा सा है कि जो दायां अलिंद है उसमें उच्च और निम्न महाशिरा आकर के खुलती हैं। जो बायां अलिंद है उसमें फुफ्फुसी शिराएं आकर के खुलती हैं। ठीक वैसे हम निलय में आ जाए तो जो दायां निलय है उसमें से फुफ्फुसी धमनी बाहर निकलती है और जो बायां निलय है उसमें से महाधमनी बाहर निकलती है। जो फुफ्फुसी धमनी है और महाधमनी है उनके छोर पर यानी जहां से वो निकलती हैं उस शुरुआती भाग पर भी वाल्व पाए जाते हैं, जिसमें से क्रमशः जो फुफ्फुसी धमनी पर वाल्व पाया जाता है उसे पल्मोनरी वाल्व या फुफ्फुसी कपाट कहते हैं, और जो महाधमनी पर वाल्व पाया जाता है उसके शुरुआती भाग में उसे एवोर्टिक वाल्व या महाधमनी कपाट कहते हैं। क्लियर? और जो दोनों दाहिने तरफ के चैम्बर हैं और जो दोनों बाएं तरफ के चैम्बर हैं इनके बीच में एक पतली झिल्ली नुमा आकृति पाई जाती है जिसे सेप्टम या पट्ट कहते हैं, और इस सेप्टम में कोई भी छिद्र नहीं होता है, यानी कि जो दोनों दाहिने तरफ के चैम्बर हैं वो दोनों बाएं तरफ के चैम्बर से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, इनमें कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता है। क्लियर? अब ये तो रही संरचना किसकी, ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय की। उम्मीद है कि बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले कि हम लोग सर्कुलेशन को डिस्कस करें, यानी ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण कैसे होता है उसको हम लोग डिस्कस करें, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस चैम्बर में किस तरह से ब्लड आता और जाता है, और किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और किस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ। तो देखिए सबसे सिंपल सा है कि शुरुआत करते हैं यहां से, दायां अलिंद से यानी कि राइट एट्रियम से। तो राइट एट्रियम में देख रहे हैं कि दो महाशिराएं आकर के खुल रही हैं, उच्च और निम्न महाशिराएं। महाशिराएं क्या करती हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके वापस लाती हैं इसमें हार्ट में, और हार्ट के किस चैम्बर में, दायां अलिंद में यानी राइट एट्रियम में। तो हम ये कह सकते हैं, ये एरो द्वारा, देखिए एरो द्वारा बताया जा रहा है कि ऊपरी हिस्से से, शरीर के ऊपरी हिस्से से ये ब्लड को लेके आएगा जो उच्च महाशिरा है, और शरीर के निचले हिस्से से ये ब्लड को लेके आएगा जो निम्न महाशिरा है। ठीक? तो ये शरीर के निचले हिस्से से और शरीर के ऊपर वाले हिस्से से क्रमशः ब्लड को लेके कहां आएंगे, ये ब्लड को लेकर के आएंगे राइट एट्रियम में यानी दायां अलिंद में, और दायां अलिंद से ये ब्लड इस वॉल्व वाले छिद्र से होता हुआ कहां जाएगा, दाएं निलय में। क्लियर? अब देखते हैं कि ये देखिए, ये क्योंकि महाशिराएं शरीर के विभिन्न भागों से, ये यहां लिख सकते हैं फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, और यहां भी लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी। ठीक? तो देखिए अब क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों से कलेक्ट करके ब्लड को लेके आ रहे हैं इस चैम्बर में, तो शरीर के विभिन्न भागों में जो उनमें ऑक्सीजन था ब्लड में वो खपत हो गया होगा, यानी कि कैसा ये ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजन रहित ब्लड होगा, जो कौन लेके आएगा, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिराएं कहां लेके आएंगी, दाएं अलिंद में लेके आएंगी, और वहां से वो ट्रांसफर होंगे इस वाल्व से घिरे हुए छिद्र से, कहां ट्रांसफर होंगे, राइट वेंट्रिकल में यानी दायां निलय में, इस चैम्बर में आएंगे। ठीक? तो अब यहां से होते हुए किसमें जाएंगे, इस नलिका में, ये जो नलिका इसमें है ना, ये क्या है, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से होते हुए ये इधर को जाएंगे और यहीं से कुछ भाग यहां से इधर और यहीं से कुछ भाग यहां इधर मुड़ जाएगा, जो इसके पीछे से आया है यहां। ठीक? और ये देखिए ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए हैं, तो ये फुफ्फुसीय धमनियां कहां लेके जाएंगी, लंग्स में लेके जाएंगी। तो यहां लिख सकते हैं टू लंग्स, यहां भी लिख सकते हैं क्या, टू लंग्स। यानी कि ये जो
रक्त है ना जो फुफ्फुसी धमनी से आ रहा है, ये लंग्स में जाएगा। क्या करने के लिए? ऑक्सीजन से मिलने के लिए और ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, अब जब वहां ऑक्सीजन से मिल जाएगा फेफड़ों में तो वापस आएगा फिर से हार्ट में, तब जाकर के किससे आएगा? तब इनसे आएगा, पल्मोनरी वेन्स से, यानी ये यहां से होते हुए अंदर आएगा ब्लड, और ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। कहां से आ रहा है? फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स। ठीक, यहां भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फ्रॉम लंग्स, यानी इन दोनों नलिकाओं में और इन दोनों नलिकाओं में फ्रॉम लंग्स यानी फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं। देखिए ये भी पीछे से होते हुए जाकर के इसी चैम्बर में खुलेगा और ये भी इसी चैम्बर में, तो यानी कि पल्मोनरी जो वेन्स हैं इनमें से होते हुए लंग्स से यानी फेफड़ों से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएंगे कहां? इस चैम्बर में आएंगे। और ये चैम्बर कौन सा है? ये चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद। ठीक, यानी कि बाएं अलिंद में फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा ब्लड कहां से आएगा? फेफड़ों से आएगा, और यहां से अब होते हुए इस चैम्बर में जाएगा, है ना। और इस चैम्बर, ये चैम्बर कौन सा है? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, यानी कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में आएगा, और बाएं निलय से महाधमनी से होता हुआ बाहर निकलेगा और शरीर के विभिन्न हिस्सों में, ये देखिए ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि शरीर के ऊपर वाले हिस्से में, और यहां से पीछे से मुड़ के ये जो आया है ये टू बॉडी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं टू बॉडी, यानी शरीर की ओर, शरीर के विभिन्न हिस्सों में इस महाधमनी से होता हुआ जाएगा, वो शाखाएं उत्पन्न होगी और शाखाओं से बिछ जाएगा पूरे शरीर में। ठीक, अब देखिए यहां एक तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए इस चैम्बर में शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड आया है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। यहां से यहां आया, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इन दोनों चैम्बर में जो दायां अलिंद और दायां निलय है, इन दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड भरे होंगे, है ना, जो विभिन्न भागों से आए हैं शरीर के, इसलिए इसको ब्लू से दिखाया गया है। ठीक है ना, और ये जो नलिकाएं इसमें खुल रही हैं या इनसे निकल रही हैं, इनको भी ब्लू से दिखाया गया है ताकि आपको अलग से पता चल जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले जितनी भी संरचना है वो ब्लू से दिखाई गई है। ठीक, अब जब यहां से बाहर निकल गया, वो चला गया टू लंग्स, और वहां से लंग्स से होते हुए फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया है ना, इसीलिए नलिकाओं को लाल दिखाया गया। जो लाल नलिकाएं हैं उनमें कैसा ब्लड भरा हुआ है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड भरा हुआ है, जो कहां से आया है? लंग्स से आया है। तो हम लोग ऐसे अगर दर्शा दें, देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको रेड से दर्शा दे रहे हैं, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको भी रेड से दर्शा दे रहे हैं, ये अंदर आया वो भी ऑक्सीजनेटेड है, ये अंदर आया वो भी ऑक्सीजनेटेड है, ये यहां से देखिए दाहिने, ये बाएं अलिंद से बाएं निलय में आया वो भी रेड यानी वो भी ऑक्सीजनेटेड, और यहां से होते हुए महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में बाहर की ओर निकल रहा है, वो भी रेड से दिखा दे रहे हैं, जो कि कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, कभी कभी पूछता है कि जो मानव हृदय है उसके किस हिस्से में किस प्रकार का ब्लड भरा होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस हिस्से में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस हिस्से में होता है। तो देखिए बहुत ही डिटेल में जब समझ लेंगे तो इन सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। आप स्वयं देख सकते हैं कि जो बाएं तरफ, ये दाएं तरफ के जो दोनों चैम्बर है ना, इसमें कैसे ब्लड आ रहे हैं। जो यहां से ब्लड आए हुए हैं दाएं अलिंद में, यहां से ब्लड आया दाएं नीले में, कैसा ब्लड आया? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, है ना, जो कि गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहां? लंग्स में गया, और लंग्स से फिर से जब वापस आया ना तो ऑक्सीजनेटेड बन के आया, तो वापस आया कहां पे? बाएं अलिंद में आया, और वहां से बाएं नीले में गया, और वहां से बाकी शरीर में। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दाहिने तरफ के जो दोनों चैम्बर होते हैं, चाहे दायां अलिंद हो या दायां निलय, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए जाते हैं, और जो बाएं तरफ के दोनों चैम्बर होते हैं, चाहे वो बायां निलय हो या बायां अलिंद हो या बायां निलय हो, उन दोनों चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहां से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा कि किस चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड भरा हुआ होता है और किस नलिका से कहां पे जाता है और कहां से आता है। ठीक, हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर। तो ये तो रहा ह्यूमन हार्ट की संरचना, उसके कार्य और इसके विभिन्न चैम्बर से होते हुए किस किस तरह से ब्लड का प्रवाह होता है, किन किन नलिकाओं से। ठीक, तो उम्मीद है ये बहुत ही क्लियरली ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो सर्कुलेशन है ना, ये और भी क्लियरली समझ में आएगा जब हम लोग इसके आगे अब पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, यानी रुधिर का परिसंचरण।
क्लियर? तो यानी कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण को, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।